बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 8th के जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। हमने इस बुक में से जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट किया था और अब से हम जो यूनिट नंबर 10 को भी स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था तो वो भी हम प्लेलिस्ट चलाएंगे और वो होगी फर्स्ट चैप्टर से चैप्टर नंबर 9 तक और फिर आगे चैप्टर नंबर 10 भी जो है हमने स्टार्ट किया है और इसको भी हम आगे कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक इंशाल्लाह। तो जैसे कि ये थोड़ा क्लासेस में आपको इशू हो रहा था कि चैप्टर नंबर 10 से भी स्टार्ट करें, समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने जो है सेकंड प्लेलिस्ट भी ये स्टार्ट की है चैप्टर नंबर 10 को सोल्व करने की। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो है चैप्टर नंबर जो 10 था थोड़ा मुश्किल था, इसको हम अब कुछ आसान बनाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपने जो है यूनिट नंबर 10 से, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम आपने सीख लिया कि फैक्टराइजेशन, यानी कि सबसे पहले तो इस चैप्टर का आपको नाम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि इसमें अंदर हमें तो सिर्फ फैक्टर्स के ही बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या जो भी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर दे रखी होंगी इस चैप्टर नंबर 10 के अंदर, उनको हमने डिस्कस करना होगा और उसको फैक्टराइजेशन से ही हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फैक्टर ही करने होंगे, फाइंड करने होंगे। तो इस चैप्टर का जैसे हमने नाम पढ़ लिया, तो अब हम इसके पहले टॉपिक पे आते हैं, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या चीज समझाना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमारे पास दिया हुआ था वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स obtained by the sign such as plus, multiplication, minus and division। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है, किसकी कॉम्बिनेशन? वेरिएबल की, कोफिशिएंट की एंड कांस्टेंट की, लेकिन इन सब के दरमियान में ऑपरेशंस कौन से आने चाहिए? ये वाले, सिर्फ 4 ऑपरेशंस। ठीक है, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस और डिवीजन के। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये होता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट और ये क्या होते हैं। अगर ये चीजें हमें समझ में आ गई तो फिर हम इनकी कॉम्बिनेशन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक चेंजेबल क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो कभी फिक्स नहीं होती। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल को अक्सर करके जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी इंग्लिश लेटर के साथ, जैसे कि ए, बी, या फिर मोस्टली जो यूज होते हैं एक्स, वाई और जेड। तो इन इंग्लिश के लेटर्स के साथ हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपको जहां पे भी इस वाले चीज, ये वाले जो लेटर्स यूज आए तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ जाएंगे कि वो वेरिएबल हैं। मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको अंडरस्टैंड कराया है। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा। तो ये एक्स था, ये वेरिएबल है, वाई है, वेरिएबल है, और उसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अब कोफिशिएंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एक्स या फिर वाई जो आपके पास वेरिएबल थे, इसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो इसके साथ, यानी 3 यानी 5, इसके साथ जो भी चीज अटैच आ जाए तो उसको आप उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। यानी यहाँ पे देखें, मैंने 5 लिखा है, ये वेरिएबल के साथ ही आ चुका है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट हुआ, और किसका? इस एक्स का, इस वेरिएबल एक्स का ये कोफिशिएंट होगा। साथ में साथ जो है ये 7 को भी देखें, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये जो 7 हो गया, अब ये वाई वेरिएबल के साथ है तो ये कोफिशिएंट तो हुआ, लेकिन किसका कोफिशिएंट? वाई का। और उसके बाद ये माइनस का, ये ऑपरेशन भी देखते जाएं, ये माइनस लगा हुआ है और प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ऑपरेशन भी इसमें से ही यूज होंगे। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म एक फिक्स क्वांटिटी होती है, जैसे कि 6 है, ये 6 तो हमेशा 6 होगा ना, कभी 6 5 के बराबर नहीं होगा, कभी 6 जो है 3 के बराबर नहीं होता, तो ये खुद के ही बराबर होता है।
एक और इसके साथ जो मेजर चीज हमें यहाँ पे बताई जाती है कि ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी जो है वेरिएबल यूज ना हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं होता, साथ में मल्टीप्लाई नहीं होता। ये एक अलोन नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता, इसको हम कांस्टेंट टर्म कंसीडर करते हैं। क्लियर हुआ? तो अब देखें, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल और ये वाली साइन, इन सब को हमने एक कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, तब हम इसको बोल देंगे कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर? अच्छा, मेजर चीज क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर? यहाँ पे अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना, तो इक्वेशन को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इसके अंदर ये साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाता, आगे इसके अंदर अगर साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाता और आगे फिर कुछ भी नंबर 3 या फिर 4 या फिर कुछ भी चीज आगे आ जाए, ये वाली साइन अगर आपको अंदर नजर आ गई तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बजाय अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाती। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना है, तो उसमें ये वाली चीज नहीं होगी, जस्ट यहां तक। क्लियर हो गया? तो यहां से भी आपके पास ये मैंने नाम इनके लिख दिए हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके मजीद मैंने अगर एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल देखें, 2x फिर ऑपरेशन प्लस 3y और -6। एक ये एग्जांपल देखें, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, और ये वेरिएबल भी है और ये कांस्टेंट भी है। और हो सकता है कहीं ना कहीं पे कांस्टेंट आपके पास नहीं दिया हो, तो समझ जाना कि वहां पे कांस्टेंट 0 है। जैसे कि यहाँ पे -3x और -2y, ये तो गिवन है, ये -3 जो है कोफिशिएंट है x का, x वेरिएबल है, और ये साइन ऑपरेशन लगा हुआ है, और जो है कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट नंबर यहाँ पे 0 है। उसके बाद यहाँ पे भी देखें, 5x - 4y और प्लस जो है 6z, तो यहाँ पे 3 जो है वेरिएबल आए हुए हैं, x, y और z। ठीक है, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है, यानी कि इसको जर्नल में कैसे लिखा जाता है, होता है ax प्लस by एंड प्लस c। जो है a जो है कोई भी नंबर हो सकते हैं, a और b। ठीक है, a और जो है बी है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इसके जो है ये जो इसकी जर्नल फॉर्म थी, और ये सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सी जो है कोई ना कोई कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ देखें एक्स और वाई कोई भी वेरिएबल नहीं है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमने जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी अंडरस्टैंड किया, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल को भी, और उसके बाद हमने इसकी जनरल फॉर्म भी डिस्कस की है। तो अब हम इसके जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दूसरा टॉपिक कौन सा है। ओके, तो अब वाला जो है ये टॉपिक जो है हमें आता है, ये ब्रैकेट्स को हम सबसे पहले तो ब्रैकेट क्या चीजें होती हैं, और उसके बाद इसको हम पढ़ते ही क्यों हैं, और इसके बाद हम इसका यूज चाहे क्यों करेंगे यहाँ पे। तो bracket, we use the brackets in math primarily to control the order of operations of group of the part of in expressions to be the solve first. ओके, इस एग्जांपल की मदद से मैं आपको इसका पूरे का पूरा जो है समझाता हूँ। अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, तब हम यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, अब आप ही मुझे बताएं कि मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, या यहाँ से सॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इस जो है जो एक्सप्रेशन है, इसको फर्स्ट सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करें, ये हमें यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये बताती हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमें जो है ब्रैकेट्स क्यों यूज करते हैं। ये जो है ऑपरेशन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और हमें बताती हैं कि आपको एक्सप्रेशन को फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आपके पास जैसे कि यहाँ पे ये चारों ऑपरेशन जो मैंने ब्रैकेट्स जो मैंने लिखी हैं, ये इनके अंदर यूज हैं। तो हम सबसे पहले जो आके सोल्व करते हैं, यानी कि आपको तो नजर सारी आ रही हैं, लेकिन हम जो सबसे पहले सोल्व करते हैं वो हम सोल्व करते हैं सिंपल ब्रैकेट को।
ठीक है, अंदर यहाँ से आप आके जाके ढूंढेंगे इसके अंदर, जहां पे ये सिंपल ब्रेकेट नजर आएगी, सबसे पहले आके आप उसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस हो रहे होंगे उनको सोल्व करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो फिर ये ब्रेकेट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर ये यहाँ इसके अंदर इसको पॉसिबल नहीं है ऐड करना, जैसे कि यहाँ पे x है और 2y है, इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसके जो ब्रेकेट के जो फर्स्ट ही बाहर से जो लेटर्स आ रहे हैं, जो भी टर्म आ रहा है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सोल्व हो रही है, तो फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरी की पूरी ब्रेकेट खत्म हो जाएगी। और जब ये ब्रेकेट सोल्व हो जाए, उसके बाद ही फौरन हमें कर्ली ब्रेकेट को यूज करना है, जो कि स्क्वायर ब्रेकेट के सिंपल ब्रेकेट के बाद यूज करना है। ठीक है, तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको ये वाली ब्रेकेट यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब आप इसके इस ब्रेकेट के पूरे के अंदर आप फिर से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई टर्म ऐड होना चाहेंगे तो वो हो जाएंगे, और कोई सब्ट्रैक्ट होना चाहेंगे वो भी हो जाएंगे। जब ये भी ब्रेकेट सोल्व हो गई कंप्लीटली, तब आप आके फिर लास्ट स्क्वायर ब्रेकेट को सोल्व करेंगे, जो कि इसकी लास्ट लास्ट ब्रेकेट होती है। अच्छा, तो फिर इसी तरीके से आप हर टर्म को, हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर ब्रेकेट, सिंपल ब्रेकेट, फिर कर्ली ब्रेकेट, फिर स्क्वायर ब्रेकेट। रही बात अब ये जो फोर पार्ट है, जिनको हम विनकलम या फिर बार भी कहते हैं, ये इस तरीके से होता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने का ये मतलब है कि आप जब भी ये प्रॉब्लम में आ जाए, तो इसके नीचे वाली ऑपरेशन देखना कि वो कौन सी है। क्लियर? जस्ट जब इसको आप खत्म करते हैं तो इसकी साइन बस आप चेंज कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि आपके पास अगर ये 4x और माइनस का 7y इसके ऊपर इस तरीके से बाहर लगा हुआ है, तो जब आप इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ये बस इस तरीके से ये ऑपरेशन चेंज कर देगा और ये बाहर खत्म हो जाएगा। इसको सोल्व करने का यही वे है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम ये ब्रैकेट का भी यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है ब्रैकेट को मैंने अच्छे से समझा दिया है, और हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी समझा दिया। तो आई होप कि आपको जो है इसका जो फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था अच्छा लगा होगा और काफी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसके अंदर आप फिर से इस यही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और प्लीज कि आप इसको अच्छे से समझ लेना, जो कि है आपको सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है, फिर कौन सी ब्रैकेट, फिर कौन सी ब्रैकेट, और ये जो विनकलम होता है इनको हम कैसे खत्म करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।